प्रतिभा किसी परिचय या विरासत की मोहताज नहीं होती। सच्ची लगन और मेहनत से इंसान अवश्य ही मंजिल को पा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज। मैं हूं धीरज मिश्रा। आज मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने एक छोटे से गांव में रहकर पसदी स्कूलों से शिक्षा ग्रहण की और शिक्षक के पद पर आसीन होकर नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इनकी लगन और मेहनत को देखते हुए अटेवा ने इन्हें जिलाध्यक्ष सोनभद्र का पद दिया है। शिक्षण कार्य करते हुए ये पूरी ईमानदारी और निष्ठा से संगठन का भी कार्य करते हैं। आज लोग कहते हैं सरकारी नौकरी सिर्फ साधन सुविधा संपन्न लोगों को ही मिलती है, पर इस बात को मिथ्या साबित किया राजकुमार मौर्य जी ने। ये गांव में रहने वाले एक छोटे से किसान के बेटे हैं। पढ़ाई के समय में इन्होंने घर परिवार का खेती में हाथ भी बटाया और साथ ही पढ़ाई भी की। इनकी मेहनत रंग लाई और आज सरकारी सर्विस पाकर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। एमएसएस न्यूज में स्वागत है अटेवा जिलाध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी का। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई, और एमएस न्यूज देख रहे सभी जो है दर्शकों को सादर नमस्कार। और यह जो कार्यक्रम है बहुत ही समाज के लिए, शिक्षक हित के लिए, कर्मचारी हित के लिए आपका बहुत ही सहयोगी कार्यक्रम है। यह जरूर जो है कर्मचारियों, शिक्षकों और समाज के हित में सहयोगी रहेगा। जी सर, इस समय कोविड-19 से पूरा विश्व परेशान है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। क्या कहना चाहते हैं आप? कोई सलाह बच्चों को, अभिभावकों को देना चाहते हैं कोविड के बारे में? जैसा कि पूरा विश्व जो है इस कोरोना महामारी से ग्रसित है, ऐसे में हर व्यक्ति के पास समस्या है। और इस स्थिति में सभी को जो है जो भी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं निर्देश, जो उनके जो है स्वास्थ्य हित में है, उसका पालन करते हुए अपना जीवन निर्वहन करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें शिक्षा जो महत्वपूर्ण उनके जीवन कांड है उससे उन्हें महरूम होना पड़ रहा है। तो इसलिए सरकार द्वारा भी जो है समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जैसे व्हाट्सएप हैं, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। तो अभिभावक और बच्चे इसका प्रयोग करके जो इस कोरोना महामारी के अंतर्गत जो शिक्षा का अभाव हो जा रहा है उनके लिए, उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। जी सर, आप एक शिक्षक भी हैं। सर, हमको ये जानना था कि बच्चों के जीवन में खेल कूद का कितना महत्व है? खेल कहा जाए तो जीवन का अभिन्न अंग है। कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और यदि बच्चे खेलेंगे नहीं तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा जो है जब परेशान रहेंगे तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अच्छे समाज में वो सही ढंग से अपना जीवन निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो यह बहुत ही अनिवार्य चीज है। इसके लिए जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम चलते हैं, शिक्षा कार्यक्रम है, उसमें अगर देखा जाए तो यह सहयोगी एक शिक्षण है। समय बच्चों को खेल के कार्यक्रम दिए जाते हैं, सरकार द्वारा उन्हें खेल की व्यवस्थाएं दी जाती हैं जिससे वो खेल कूद में आगे बढ़े और अपने देश का, आज देखेंगे आपके हमारे देश के बहुत सी ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो कि राज्य स्तर पे और कहा जाए कि देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी अपने जो है प्रतिभा का जो है कौशल दिखा रहे हैं। तो खेल बहुत ही अनिवार्य है बच्चों के लिए। शिक्षा के साथ साथ इसको भी जारी रखना जरूरी है। आपके संगठन के द्वारा जो ये आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली का चलाया जा रहा है, क्या अभी तक सरकार को कोई फर्क पड़ा है इससे? जब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से कई बार जो है हम लोगों ने जिले स्तर पे और प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन किया है। इसका काफी प्रभाव पड़ा है। जैसा कि पहले जो महंगाई भत्ते की अगर बात करें जो है उसके अकॉर्डिंग तो हालांकि परिवर्तन अभी नहीं आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार अपनी जो अंशदान करती थी, 10% हमारा कटौती और 10% सरकार का अंशदान था, तो उसे सरकार ने बढ़ा करके 14% कर दिया है। तथा जो ग्रेच्युटी की व्यवस्था है सरकार उसके लिए भी तैयार हो गई है, तथा डेथ ग्रेच्युटी के लिए भी फायदा है।
दूसरी महत्वपूर्ण चीज की नई पेंशन में 7th पे में कर्मचारियों के डेथ पे उनके आश्रितों की नौकरी को समाप्त कर दिया गया था इसमें, तथा पारिवारिक पेंशन भी नहीं दी जा रही थी। लेकिन इस आंदोलन की बदौलत ही आज सरकार जो है जो भी मृतक आश्रित हैं उन्हें नौकरी दे रही है और तथा साथ ही साथ पारिवारिक पेंशन भी दे रही है। अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो और आप और आपका संगठन की अगली तैयारी क्या है सर? हमारे जो संगठन का जो है एकमात्र उद्देश्य पुरानी पेंशन है और हम लोग लगातार इसके लिए संघर्षरत हैं और आगे भी हम लोग इसके लिए संघर्षरत रहेंगे तथा आंदोलन करेंगे उस समय तक जब तक कि सरकार हमारी जो है इस एकमात्र जो है पुरानी पेंशन जो है जिसे हम बुढ़ापे की लाठी का नाम देते हैं उसे वह जो है बहाल नहीं कर देती। इस समय सर सरकार द्वारा कई चीजों का कई विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। सर ये निजीकरण क्या है? निजीकरण कहा जाता है कि किसी एक विशेष संस्था को हम अपनी कोई भी व्यवस्था को दे दें। जी जी। जैसे अगर आप देखेंगे एक उदाहरण ले लीजिए कि एक जैसे लाइफ बॉय बनाने वाली जो कंपनी है, लाइफ बॉय साबुन तो कई बनाते हैं कंपनियां, लाइफ बॉय हो गया आपका जो लक्स हो गया विभिन्न प्रकार के, तो वो क्या है एक प्राइवेट एजेंसी है। तो अगर जो भी वह संस्थान है जो भी प्राइवेट संस्थान है उससे क्या होगा वो व्यक्तिगत हित हो सकता है किसी एक व्यक्ति का वो संस्थान के मालिक का। अगर हम कहें सार्वजनिकरण अगर किया जाए सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो उससे क्या होगा सर्वहित की बात होती है और यह पूरे राष्ट्रीय गौरव की बात होती है। कोई भी चीज अगर जैसे अगर कहें हम कि मान लीजिए हम एक मिसाइल बनाने का काम किसी एक विशेष कंपनी को दे देते हैं तो चाहे जो मिसाइल बनाए चाहे कोई भी चीज बनाए तो स्वयं के लिए बनाएगा ना, राष्ट्रीय राष्ट्र का तो होगा नहीं। लेकिन अगर वह एक सरकारी संस्थान के द्वारा बनाया जाए तो उस स्थिति में वह जो है पूरे देश का हर व्यक्ति का गौरव होगा। क्या वह जो प्राइवेट संस्थान का व्यक्ति जो लाभ पाएगा वो पूरे देश को दे सकता है? नहीं देगा। लेकिन जो भी राष्ट्रीय स्तर पे जो भी आपका जो सार्वजनिक संस्थान है अगर उससे हुआ तो पूरे देश का हित होगा। इसलिए निजीकरण अगर देखा जाए तो यह जो है जनहित में नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं पूर्व में की गई हैं जो कि सार्वजनिक व्यवस्था की गई है, सार्वजनिक संस्थान बनाए गए हैं जिसमें लोगों का जो है योगदान रहा है उसका निजीकरण करके एक तरह से पूरे जनता और देश के साथ देश की बात धोखा किया जाएगा। निजीकरण से कर्मचारियों का क्या फायदा या नुकसान होगा सर? जहां तक फायदे की बात करें तो फायदा कुछ भी नहीं, नुकसान बहुत है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी संस्थान आप देखेंगे प्राइवेट है तो वहां कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वहां जो संस्थान है आपके अंदर जो कोई भी त्रुटि है क्या नहीं है लेकिन वो अपने स्वार्थवश आपको कभी भी हटा सकता है, निकाल सकता है। अभी एक कुछ दिन पहले भी वीडियो वायरल हुआ है, अभी आप देखेंगे कि जो है जो एम्बुलेंस की जो ड्राइवर है सेवाकर्मी है उन्होंने माननीय जो है अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को फोन किया था तो उसमें उन्होंने अपने वेतन की मांग की। तो वहां पे चूंकि उन्होंने जो है इसको प्राइवेट संस्था को दे दी है तो हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने तो पैसा जो है दे दिया है संस्थान को, वो है आपको दे देगी। लेकिन संस्थान ने पैसा नहीं दिया तो जब सेवाकर्मी ने कहा सर पैसा नहीं दे रही तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि मैंने तो जो है पैसा दे दिया है, अब वो दे चाहे ना दे मैं क्या करूं। तो आने वाले समय में अगर ऐसी व्यवस्था चलेगी तो हर स्तर पे अगर देखा जाए तो जो गरीब वर्ग है कर्मचारी वर्ग है उसका शोषण हर स्तर पर होगा। हाँ सर, आपके छात्र जीवन का कोई ऐसा यादगार पल जिसे आप कभी भूल न पाए हो उसे शेयर करें। अगर देखा है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं लेकिन विशेष क्षण मैं बताऊंगा जो है कि मैं जब पढ़ रहा था जो है तो हाई स्कूल के बाद जब इंटर में मैं गया तो मैं बायो ग्रुप में अपना जो है नाम लिखवा लिया। पहले ऐसे कॉलेज में था कि सेलेक्ट कर लेते थे कि जो है उसके अकॉर्डिंग अपना बच्चा नाम लिखवा लेगा अकॉर्डिंग टू नॉलेज क्वालिफिकेशन अच्छी अगर मेरिट है तो उसके बाद मैं जो बायो ग्रुप ले लिया तो मुझे उससे पहले एक मैथ पढ़ाने वाले सर थे जो है जिन्होंने मुझे हाई स्कूल में पढ़ाया था
तो वो मेरी क्वालिटी को जानते थे। जब वो आए जो है मुझसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि राजकुमार कौन सा सब्जेक्ट लिए। मैंने कहा सर बायो। बायो ले लिया, मैथ तुम्हारा अच्छा है, बढ़िया है, उसे पढ़ो। तो मैं बाद में मैंने उनकी बात को जो है का अनुसरण किया और मैं मैथ ग्रुप ज्वाइन किया। फिर मैंने बायो के बाद छोड़ करके मैंने मैथ ले लिया। मैथ में मेरा अच्छा जो है इंटरेस्ट भी रहा था और अच्छा हुआ भी मेरा बाद में चल करके। इससे क्या है कि आगे की पढ़ाई में मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो वो मुझे क्षण बड़ा अच्छा लगा कि एक गुरु जी का हमारे जो मोटिवेशन रहा उसके कारण मुझे एक नई दिशा मिली जो कि मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से थी। अन्यथा पढ़ाई तो जो है ऐसे मजबूरी में कर लिया जाए वो अलग बात है। सर पढ़ाई के अलावा और क्या शौक है आपके? पढ़ाई के अलावा वैसे थोड़े बहुत जो है बच्चों के साथ जो है बात करना, समय बिताना और थोड़ा बहुत खेल वगैरह, छोटे मोटे बहुत अच्छे स्तर पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत यही है, बुक्स को पढ़ने की हॉबी है कि पढ़ा जाए। हर इंसान का कोई ना कोई गुरु होता है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका गुरु कौन है? इस मामले में तो मेरे बहुत से प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक और उच्च स्तर पे गुरु जी रहे जिन्हें योगदान रहा है, लेकिन सबसे मैं महत्वपूर्ण मानूंगा कि सबसे बड़े गुरु मेरे माता पिता हैं। क्योंकि वही ऐसे व्यक्ति हैं कि जो स्वयं कहा जाए निरक्षर होते हुए, तरह से कहा जाए, मेरे पिताजी कक्षा 5 तक ही पढ़े थे, वो मुझे प्रतिदिन जो है शाम को बैठाते थे अपने साथ कि पढ़ने के लिए। हम बैठते थे तो अन्य लड़के खेलते थे तो मेरा ध्यान रहता था खेलने की तरफ, लेकिन मजबूरी में कहिए चाहे किसी तरह वो मुझे जो है बैठना पड़ता था पढ़ने के लिए। और उसी का प्रतिफल मिला कि मुझे आगे मेरी पढ़ाई अच्छी रही। अगर हम प्रतिदिन रोटेशन में आ जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर हमारे गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि हमें वो बैठा देते हैं तब भी हम जो है उसका अध्ययन करते हैं। तो यही बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसी कारण मैं आगे बढ़ सका। इसके लिए मैं अपने पूजनीय माता पिता जी को सत नमन करता हूँ और उनका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया जिससे आज मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक हो सकूँ। हाँ सर, आज के जीवन में मोबाइल इंटरनेट का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्या आज के समय में छात्रों के लिए इसका कोई अच्छा योगदान हो रहा है? मोबाइल और इंटरनेट को कहा जाए तो यह एक जो है शिक्षण कार्य में सहयोगी पाठ्यवस्तु या साधन के रूप में लिया जाए। क्योंकि मूल रूप से अगर इसे साधन बना लिया जाएगा तो जो इंटरेक्शन होता है टीचर और बच्चों के बीच का वो खत्म हो जाएगा और बच्चों का ना तो उतना इंटरेस्ट रहेगा और न ही उनकी जिज्ञासा के अनुरूप उन्हें उत्तर मिल सकेंगे। क्योंकि अगर देखेंगे आप तो जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से अगर आप लाइव तो अगर नहीं जुड़े हैं और बहुत से वीडियो वगैरह आते रहते हैं तो उसमें जो डायरेक्शन मिलता है वन साइडेड होता है और डबल साइडेड नहीं होता है कि हम भी अपनी बात को रख सकें। तो जो डायरेक्ट क्लास में जो टीचिंग होती है उसमें तत्कालिक जो है अगर किसी बच्चे को समस्या होती तो वह उससे अपना निवारण कर लेता है गुरु जी के माध्यम से। और तो यह एक सहयोगी के रूप में हो सकता है। अगर देखा जाए तो इसका भी एक योगदान है, क्योंकि आज के समय में जो भी चीजें बच्चे के पास जानकारी नहीं होती है तो इंटरनेट के माध्यम से वह सीखता है। इंटरनेट भी ऐसे एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम द्वारा हम अपने संदेश को भेज सकते हैं, फोटोज को भेज सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ऑनलाइन काम भी होते हैं। तो यह अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सहयोगी के रूप में है। लेकिन अगर पढ़ाई के लिए मूल रूप से कहा जाए तो अगर इसे एक सहयोगी साधन के रूप में लिया तो अच्छा। धन्यवाद राजकुमार मौर्य जी। अभी आपकी मुलाकात हुई अटेवा जिलाध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी से, ढेर सारी बातें हुई इनके जीवन के बारे में, इनकी सफलताओं के बारे में आप देख रहे थे। एमएसएस न्यूज़ कैमरा पर्सन वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ मैं हूं धीरज मिश्रा।